हेलो फ्रेंड्स, चंदन जी सब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के सभी खंडों को बड़ा ही आसानी से और बहुत ही विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। इन सभी में क्या सब महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे कि इन सभी टॉपिक को बड़ा ही विस्तृत रूप से समझने का। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में हम लोग शुरू करेंगे ऐतिहासिक स्रोत। सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक स्रोत को देखेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत इसका क्या सब है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में पहला समझेंगे पुरातात्विक स्रोत, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है सिक्का के बारे में, क्योंकि सिक्का से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है अभिलेख। अभिलेख को हम लोग जानेंगे कि अभिलेख से हम लोग कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से भी हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, इसीलिए हम लोग साहित्यिक स्रोत को भी जानेंगे। आगे है विदेशी विवरण। विदेशी लोग जो हमारे देश में आते थे और भारत के इतिहास के बारे में लिखते थे, उन सभी चीज़ों से भी हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी टॉपिकों पे अपना एक अच्छा तरह से नोट्स बनाएं और इन्हीं टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब अगला है प्रशस्तर युग, जिसको हम लोग आदि मानव के भी समय के भी इतिहास को जानेंगे, जिनमें पहला है कि मानव की उत्पत्ति और विकास, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ और उनका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ और कितने चरणों में हुआ। जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ें। तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जितना भी बात बोल रहे हैं उन सभी को आप कॉपी और पेन रखिए और उसको नोट करते चलिए और उसको आप अपने स्टडी टेबल पर रखिए, जिनसे कि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। अगला है ताम्रपाषाण काल का कृषक संस्कृतियाँ, जो क्या सब है, जिसमें कि ताम्रपाषाण युग की बस्ती कैसा होता था। दूसरा पॉइंट है कि ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या है, उस ताम्रपाषाण अवस्था का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा है कि दक्षिण भारत में लौह युग, दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम लोग देखेंगे। अगला है महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, यानी कि महापाषाण काल के समय का जो संस्कृति था, किस प्रकार का संस्कृति उस समय में होता था, इसको हम लोग देखेंगे, इस पे नोट्स बनाएंगे। अगला है समाधान विधियाँ। समाधान विधियाँ का मतलब होता है कि शवों को जलाने की या गाड़ने का क्या विधि था उस समय में, उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद अगला टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार क्या था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका काल निर्धारण करेंगे कि यह कितने से कितने काल के बीच में ये सभ्यता था। अगला है कि हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के जो 4 भौगोलिक स्थल थे उसको देखेंगे। उसके बाद है नगर नियोजन और संरचनाएं। नगर नियोजन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो किस प्रकार से घर बने हुए थे, इन सभी के चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है कृषि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में खेती का क्या व्यवस्था था। उसके बाद पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की क्या व्यवस्था थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और तकनीकी ज्ञान, शिल्प और तकनीकी ज्ञान उस समय का कैसा था और क्या था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होते थे, कहाँ कहाँ से व्यापार होते थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन है वो कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन को भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे समाज में रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद धार्मिक प्रथाएं, हड़प्पा सभ्यता में किन प्रकार की धार्मिक प्रथाएं थी, उन धार्मिक प्रथाओं को भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता के पुरुष देवता, सिंधु सभ्यता में पुरुष देवता कौन सब थे और किस प्रकार से उनका पूजा पाठ और अनुष्ठान होता था, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का विकास था और किस प्रकार की लिपि लोग जानते थे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे।
उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की क्या प्रणाली थी, यानी कि नापने तौलने का उस समय में क्या प्रणाली था, इसको देखेंगे। उसके बाद है कि उस समय मृत भांड कैसा था, मुहरे कैसे होते थे हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद है उस समय की प्रतिमाएं कैसी थी। उसके बाद मृण मूर्तियाँ उस समय का कैसा होता था। उसके बाद अंतिम संस्कार, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उनके लोग मर जाते थे उनका लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद उद्भव, उत्थान और अवसान, हड़प्पा सभ्यता में उद्भव कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ और अवसान कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का जो नागरिकोत्तर यानी कि नागरिक का जो व्यवस्था था, नागरिकोत्तर जिसको हम लोग व्यवस्था कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये तो हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण टॉपिक, बस इतना ही टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इसको अच्छा से तैयारी करें। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बाद ऋग वैदिक काल, जिसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं, जिसमें कि मूल निवास स्थान और पहचान। हड़प्पा सभ्यता के ऋग वैदिक काल में उसका मूल निवास क्या था, स्थान क्या था और पहचान क्या था, ये देखेंगे। आरण्यक के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे। उसके बाद जनजातीय संघर्ष, यानी कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के जनजातीय संघर्ष होते थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद भौतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में भौतिक जीवन लोगों का कैसा था, इनको देखेंगे। उसके बाद जनजातीय राज व्यवस्था क्या था ऋग्वैदिक काल में, वो देखेंगे। उसके बाद कबीला और परिवार कैसा होता था ऋग्वैदिक काल में, उस टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद सामाजिक वर्गीकरण उस समय में कैसा था, इसको देखना है। उसके बाद उस समय में ऋग्वैदिक देवता, यानी कि उस ऋग्वैदिक काल में लोग किन देवताओं को और कैसे पूजा करते थे, इसको देखेंगे। तो ये हो गया आपका ऋग्वैदिक काल। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ था और कैसे था, इसको देखेंगे। उसके बाद वेदांग सूत्र क्या है। उसके बाद उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन था, सामाजिक संगठन था, उसको हम लोग देखेंगे। दास प्रथा उस समय में क्या था, सती प्रथा क्या था। उसके बाद उस समय में आश्रम व्यवस्था होता था, उस आश्रम व्यवस्था क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देवता अनुष्ठान और दर्शन, देवता क्या होते थे, उनका अनुष्ठान कैसे होता था और दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया आपका उत्तर वैदिक काल, इससे ज़्यादा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव के क्या कारण थे, किस कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। उसके बाद वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, वो हम लोग देखेंगे। जैन धर्म का योगदान क्या हुआ मानव के लिए, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है। उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म के ह्रास यानी कि बौद्ध धर्म के पतन होने का क्या कारण था, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कि भागवत धर्म क्या था, जिसको हम लोग वैष्णव धर्म भी कहते हैं। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपद क्या था और मगध साम्राज्य क्या था, तो महाजनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, बुद्ध के समय का प्रमुख गणराज्य कौन सब था, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, मगध साम्राज्य का उस समय में स्थापना कैसे हुआ और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मगध की किस कारण से सफल हुआ, यानी कि मगध के सफलता के कारण को हम लोग जानेंगे कि मगध आखिर इतना शक्तिशाली और ताकतवर हुआ तो वो किस कारण से हुआ। उसके बाद ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, उसके बारे में, जैसे कि ईरानी आक्रमण कैसे हुआ, सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसका प्रशासनिक संगठन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक संगठन कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बिंदुसार, वो देखेंगे। अशोक के बारे में जानेंगे। उसके बाद अशोक के जो अभिलेख, महत्वपूर्ण पॉइंट है अशोक के अभिलेख, इस पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए कोशिश करना है कि अशोक के अभिलेख के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करें।
उसके बाद है मौर्य प्रशासन का महत्व, यानी कि मौर्य जो शासन होता था उसका क्या महत्व था, उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य प्रशासन कैसा है और क्या है। उसके बाद हम लोग मुद्रा प्रणाली को के बारे में जानेंगे कि उस समय में मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली क्या था। उसके बाद हम लोग वास्तुकला के बारे में जानेंगे कि मौर्य काल में वास्तुकला कैसा था। उसके बाद अशोक स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लोक कला के बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य काल में लोक कला का विकास कैसे हुआ और वो किस किस डेवलपमेंट की अवस्था तक पहुंचा। उसके बाद भौतिक संस्कृति और विस्तार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य काल में भौतिक संस्कृति और उसका विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम, यानी कि मध्य एशिया के साथ जो है सो भारत का संपर्क क्या था, कैसे था और उसका परिणाम क्या हुआ, जिसमें कि हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कण्व वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा यूनानी हिंद के बारे में हम लोग, यानी कि हिंद यूनानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिंद पार्थियन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुषाण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कुषाण कौन था। उसके बाद मध्य एशिया से संपर्क का क्या प्रभाव हुआ भारत पे, ये जानेंगे। उस समय का राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि उस समय का राज व्यवस्था कैसा था। उसके बाद उस समय का धार्मिक विकास कैसे हुआ, धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक विकास दोनों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद बौद्ध महासंप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कला और गंधार और मथुरा शैली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मथुरा शैली और गंधार शैली क्या था। उसके बाद साहित्य और विद्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य और विद्या उस समय में कैसा था। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय में साइंस में क्या सब प्रोग्रेस हुआ, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर युग, जिसमें कि शिल्प, व्यापार और नगर के बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य काल में, मौर्योत्तर में क्या हुआ, मौर्य काल के बाद कि शिल्प कैसा था, व्यापार कैसा था और उसका नगर व्यवस्था कैसा था। उसके बाद विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्यों का विदेशी व्यापार कैसा था। उसके बाद मुद्रा अर्थव्यवस्था, जब मुद्रा अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ तो हमारे देश में क्या सब डेवलपमेंट हुए, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सातवाहन युग। हम लोग अब सातवाहन को जानेंगे। सातवाहन में क्या है कि राजनीतिक इतिहास, सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास हम लोग देखेंगे। सांस्कृतिक इतिहास को भी हम लोग देखेंगे। सामाजिक संगठन को देखेंगे। उसके बाद प्रशासनिक ढांचा उस समय का कैसा था उसको हम लोग देखेंगे, तथा धर्म क्या था, धर्म के साथ साथ भाषा क्या था उस समय का, इन सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से पढ़ेंगे सातवाहन युग में। उसके बाद है सुदूर दक्षिण के इतिहासकार, यानी कि दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि महापाषाणिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य का बनना और सभ्यता का उदय, राज्य कैसे बने दक्षिण में और सभ्यता का उदय कैसे कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीन आरंभिक राज्य, दक्षिण के तीन आरंभिक जो राज्य थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पांड्य वंश, चोल वंश और चेर वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक वर्गों का उदय उस समय में कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य में हम लोग क्या सब और कैसे पढ़ेंगे, देखिए गुप्त साम्राज्य में हम लोग श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद घटोत्कच गुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी, यानी कि स्कंदगुप्त के बाद के जितने भी शासक हुए हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद उस समय का प्रशासनिक पद्धति क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक गतिविधि उस समय में कैसा था, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद उस समय का साहित्य कैसा था, साहित्य के बारे में जानेंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान में उस समय में क्या सब विकास हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग बड़ा ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं हर्ष और उसका साम्राज्य। पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्यवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस समय का प्रशासन कैसा था वो हम लोग जानेंगे। प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद बौद्ध धर्म और नालंदा,
इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म और नालंदा का जुड़ाव जो है आपस में किस कारण से था और क्यों ये फेमस है। उसके बाद दक्खन और दक्षिण भारत के राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें वाकाटक वंश, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चालुक्य वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे। पल्लव वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस समय का मंदिर के पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामीण विस्तार क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पल्लव चालुक्य संघर्ष क्या था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ उस समय का सामाजिक ढांचा क्या था, ये हम लोग देखेंगे। तथा किसानों पर कर का भार किस प्रकार से होता था, ये हम लोग जानेंगे। अब है दर्शन का विकास से, ठीक है, दर्शन का विकास कैसे कैसे हुआ, जैसे कि सांख्य दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, मीमांसा क्या है, योग क्या है, उसके बाद वैशेषिक क्या है और वेदांत क्या है। इतना हम लोग प्राचीन भारत में जानेंगे। प्राचीन भारत में इससे ज़्यादा किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए बस इतना ही टॉपिक को आप लोग बड़ा ही आसानी से और अच्छा से नोट्स बनाइए, जिससे कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसको आप अच्छा से रिवीजन कर सके। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में आते हैं। मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत के 3 राज्यों का काल, जिसमें कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि चोल साम्राज्य का उदय और चोल साम्राज्य का प्रशासन, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी पे हम लोग नोट्स बनाएंगे। उसके बाद संघर्ष का युग क्या सब था, यानी कि अगर अरब जो लोग हैं उसका भारत पे आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजपूत राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग तराइन की लड़ाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत क्या था। गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, आराम शाह के बारे में जानेंगे, इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में हम लोग जानेंगे, रजिया के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन महमूद शाह के बारे में जानेंगे, बलबन के बारे में जानेंगे, क्यूमर्स के बारे में जानेंगे, तथा उसके बाद कैकुबाद के बारे में हम लोग जानेंगे। तथा अब हम लोग आएंगे खिलजी वंश में। खिलजी वंश में क्या है, खिलजी वंश क्या है, इसका स्थापना कैसे हुआ, ये हम लोग समझेंगे। दूसरा, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार कैसा था, ये हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति क्या थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे है सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, ये क्या है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भारत में सांस्कृतिक विकास कैसे कैसे हुआ, ये देखेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य सुदृढ़ कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल प्रशासन के बारे में जानेंगे कि मुगल प्रशासन क्या है। उसके बाद हम लोग मुगलों के अधीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे कि मुगल के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य आर्थिक और धार्मिक गतिविधि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मराठाओं का उदय कैसे हुआ था, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग विदेशी यात्री जो आए थे उनका वृत्तांत देखेंगे। अब हम लोग आते हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे, जिनमें कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। उसके बाद हम लोग जॉन सरमन मिशन के बारे में देखेंगे, फ्रांसीसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नवीन राज्यों का उदय कैसे कैसे हुआ, ये देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा कैसा था, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कैसे हुआ और कौन किया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन कैसा था, ये हम लोग जानेंगे। आर्थिक जीवन में क्या सब परिवर्तन हुआ उस समय में, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग
धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके कार्य पद्धति को हम लोग देखेंगे। स्वराज के